हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब? आप सबका हमारे YouTube चैनल SBCC 777 में स्वागत है। मैं सर देव प्रकाश मंडल। हम अभी क्लास 12 के बायोलॉजी के जो 9th चैप्टर है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति का अध्ययन करने वाले हैं। एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। ओके, इसमें हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या होता है? एक साइटोप्लाज्म, जंग साइटोप्लाज्म का संग्रहण किया जाता है, मतलब इकट्ठा किया जाता है। तो जनन द्रव्य का संग्रहण किया जाता है। तो कैसे कैसे किया जाता है? तो वन्य प्रजातियों को इकट्ठा करके किया जाता है, म्यूटेशन से किया जाता है, पुनर्वासन से किया जाता है, ठीक है, पुनर्स्थापन से किया जाता है, और क्या बहुगुणिता यानी कोलाइडियों से किया जाता है। उसके बाद फिर हमने आपको जो है सिलेक्शन के बारे में बताया, ठीक है। फिर सिलेक्शन के बारे में बताने के बाद हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी बताया था। अब ये हाइब्रिडाइजेशन में जो आपका 3 चरण हो जाता है, क्या क्या? एक जनन, जो जन्म साइटोप्लाज्म का कलेक्शन था। दूसरा क्या है कि दूसरा है आपका सिलेक्शन, और तीसरा है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में ही चौथा जो आता है उसके बाद वह है श्रेष्ठ पुनर्योजन का चयन। ये सब क्या है? हाइब्रिडाइजेशन के चरण है। ये सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन के चरण हैं। तो चरण में चौथा चरण क्या है? श्रेष्ठ पुनर्योजन का चयन और परीक्षण, मतलब एक्सपेरिमेंट किया जाता है। किसका? श्रेष्ठ पुनर्योजन का चयन और परीक्षण। तो पादपों का ही किया जाएगा। तो इसमें क्या है? इसमें यही है कि यदि हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो जाती है, सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है, तो अगले बार में उन सांतिथियों का सिलेक्शन किया जाता है जिसमें दोनों जनकों का गुण समावेशित होते हैं। इसी स्टेज में ही सांतिथियों को संकर ओज के लिए मूल्यांकित किया जाता है, अर्थात चिन्हित कर लिया जाता है। संकर ओज के लिए मूल्यांकित किया जाता है। किस स्टेज में? तो ये स्टेज जो श्रेष्ठ पुनर्योजन का चयन और परीक्षण का स्टेज है। ओके, अब इसमें क्या है कि ये जो संकर ओज है ना, इस संकर ओज को हाइब्रिड बीगल्स कहा जाता है। हाइब्रिड बीगल है क्या, ये भी जान लीजिए। जब एक पादप में 2 जनकों के गुण समावेशित होते हैं, उसी को हाइब्रिड बीगल कहा जाता है। यहाँ है नोट में, जब 2 पादप का गुण एक पादप में आ जाता है, उसे संकर ओज हाइब्रिड बीगल कहा जाता है। ओके, यहां तक तो समझ में आ गई होगी कि हाइब्रिड बीगल है क्या। अब नेक्स्ट जो 5वां स्टेज आएंगे वो भी बताया जाएगा। इसके पहले जो है ये सांतिथियों, जो मतलब ये हाइब्रिड बीगल टाइप के जो सांतिथि हैं, हाइब्रिड बीगल टाइप के होते हैं, उनमें कई पीढ़ी तक सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन। इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाता है कि उसमें समरूपता आ जाए, होमोजाइगोसिटी उत्पन्न हो जाए। ओके, तो ये है सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन से उसमें समरूपता अर्थात होमोजाइगोसिटी उत्पन्न हो जाती है। अब क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन से और क्या लाभ है? तो सेल्फ पॉलिनेशन से भिन्न भिन्न लक्षण भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं। लाभ मिल गया ना सेल्फ पॉलिनेशन का। अगर क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में कि
संकरोच वाले सांततियों को सेल्फ पॉलिनेशन ही क्यों करवाया जाता है? देन तब आंसर देना है होमोजाइगोसिटी के कारण और उसके लक्षणों को अलग नहीं होने के कारण। ओके, आगे है आपका नई सांतति, जो 5वां स्टेज है ना, वो है नई सांतति का परीक्षण, निर्मुक्त और व्यवसायीकरण। इसमें क्या है? तो ये सारे स्टेज जो 4 स्टेज तक आए, 1 2 3 4 स्टेज तक हमने आपको बताया, ये सारे चारों स्टेज में क्या है, सारी स्टेज के द्वारा सिलेक्ट किए गए नए वंशक्रम के पादपों को उनके उत्पादन, गुणवत्ता, रोग प्रतिरोधक समानता जैसे गुणों के लिए चिन्हित करते हैं। ठीक है, कैसे कैसे गुण? एक है उत्पादन, गुणवत्ता, रोग प्रतिरोधक समानता रखने वाले गुणों के लिए उसे क्या करते हैं? चिन्हित करते हैं। अब है इसको चिन्हित ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जहां आदर्श खाद होती है, उचित सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होते हैं। इस तरह के पादपों का फिर क्या करते हैं? हम अध्ययन करते हैं और अध्ययन के तत्पश्चात उस पादप को किसानों के हाथ बेच देते हैं या फिर उस पादप को बाजारों में बेचा जाता है, जिसको हमने व्यवसायीकरण कहते हैं। ओके, इतना तो ये था आपका हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया का। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं म्यूटेशन के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? म्यूटेशन। म्यूटेशन है क्या? अब हम पढ़ेंगे म्यूटेशन। म्यूटेशन ब्रीडिंग मतलब उत्परिवर्तन। ये उत्परिवर्तन आखिर है क्या? तो इसका जो है ना डायरेक्टर, इसको जो प्रतिपादित किया उत्परिवर्तन के सिद्धांत को, थ्योरी को देने वाले वैज्ञानिक नीदरलैंड के, ठीक है, नीदरलैंड के वैज्ञानिक हैं ह्यूगो डे व्रिज, जिसने म्यूटेशन के सिद्धांत को दिया। कहाँ के वैज्ञानिक हैं? नीदरलैंड के वैज्ञानिक हैं, म्यूटेशन के सिद्धांत देने वाले। हमने आपको डीएनए के बारे में बताया था। डीएनए में क्या क्या है? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। इसी के क्रमानुसार अगर कोई भी इसी तरह सीरीज में ना रहे और वह चेंज हो जाए, अचानक परिवर्तन हो जाए, उसी को क्या कहा जाता है? म्यूटेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये म्यूटेशन की विधि है। म्यूटेशन की विधि के लिए लिखना है आपको कि जीन की संरचना और जीन की संरचना या सीक्वेंस सीक्वेंस या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की संख्या में अचानक से परिवर्तन होना ही म्यूटेशन कहलाता है। हो गया? म्यूटेशन कहलाता है। पहला पॉइंट ये है म्यूटेशन का कि म्यूटेशन कहलाता है। म्यूटेशन है क्या? तो देखिए, जीन की संरचना
या फिर उसके सीक्वेंस अनुक्रम जो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन है उसके सीक्वेंस या फिर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर मतलब गुणसूत्र की संरचना की संख्या में अचानक से परिवर्तन होना ही म्यूटेशन कहलाता है। ओके, अब दूसरा में स्टेप में लिखिएगा म्यूटेशन के सिद्धांत को नीदरलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रिज ने 1901 ईस्वी में दिया था। ओके, तो नीदरलैंड के रहने वाले, कहां के रहने वाले वैज्ञानिक हैं? ह्यूगो डी ब्रिज। कब दिया था? 1901 ईस्वी में। पॉइंट ऑफ व्यू, ये वाले बात को याद रखिएगा कि म्यूटेशन के सिद्धांत को किसने दिया था? तो नीदरलैंड में रहने वाले वैज्ञानिक जो ह्यूगो डी ब्रिज हैं उसी ने म्यूटेशन के सिद्धांत को 1901 ईस्वी में प्रस्तावित किया था। ओके, चलिए, तो म्यूटेशन के कारण क्या होता है? तो म्यूटेशन के कारण वेरिएशन उत्पन्न होती है। म्यूटेशन के कारण वेरिएशन उत्पन्न होती है और विकास, जीवों का विकास होता है। हो गया, म्यूटेशन के कारण ही ऐसी क्रिया होती है। म्यूटेशन की क्रिया अनेक रासायनिक क्रियाकलाप जैसे केमिकल से भी होते हैं। म्यूटेशन की क्रिया जो होती है, जैसे आर्टिफिशियल म्यूटेशन अगर हम करने जाएं तो हमको क्या रासायनों का सहारा लेना पड़ेगा। उसमें से रसायन क्या क्या है वो भी देखना है, तो ऊपर साफ करना होगा। ठीक है, जिसको हम आर्टिफिशियल म्यूटेशन भी बोल सकते हैं। आर्टिफिशियल म्यूटेशन होता क्या है? आर्टिफिशियल म्यूटेशन जो होते हैं ना, वह म्यूटेशन क्या है तो इसके बारे में भी जान लीजिए। आर्टिफिशियल म्यूटेशन है तो कुछ नहीं, जो मानव के द्वारा उत्पन्न किया गया है म्यूटेशन, उसी को आर्टिफिशियल म्यूटेशन कहा जाता है। आर्टिफिशियल म्यूटेशन जो है अनेक प्रकार के केमिकल सब्सटेंस तथा विकिरण के प्रयोग से आर्टिफिशियल म्यूटेशन किया जाता है। ठीक है, म्यूटेशन, आर्टिफिशियल म्यूटेशन कैसे किया जाता है? तो आर्टिफिशियल म्यूटेशन अनेक प्रकार के केमिकल सब्सटेंस तथा रेज के प्रयोग से आर्टिफिशियल म्यूटेशन किया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल म्यूटेशन से उत्पन्न वांछित गुण वाले पादपों
लिया जाता है। हो गया। आर्टिफिशियल म्यूटेशन से जो वांछित गुण वाले पादप होते हैं उसको हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है ताकि वह अगला पीढ़ी में उपयुक्त हो सके। ओके, हो गया, इतना तो क्लियर है। अब हम जानेंगे म्यूटेशन के टाइप, म्यूटेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो म्यूटेशन जो है ना वह कितने प्रकार के होते हैं तो ये जानना है। ये म्यूटेशन के बारे में जो चौथा था मुख्य विधि वह चौथा है। म्यूटेशन के जो टाइप है वह क्या है तो म्यूटेशन के प्रकार कितने हैं तो म्यूटेशन के प्रकार दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के म्यूटेशन है। नंबर एक है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। म्यूटेशन और दूसरा है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। मतलब ये है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो है वह म्यूटेशन है स्वतः उत्परिवर्तन, और ये वाला है प्रेरित उत्परिवर्तन। हो गया। तो इंड्यूस्ड का है और ये दो प्रकार के म्यूटेशन हैं, एक है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और इंड्यूस्ड म्यूटेशन। ओके, यहां तो समझ में आ गया कि म्यूटेशन कितने प्रकार के हैं तो दो प्रकार के हैं। क्या क्या है तो स्पॉन्टेनियस जो स्वतः उत्परिवर्तन होता है और एक है इंड्यूस्ड जो प्रेरित होकर एक्साइटेड होकर म्यूटेशन करता है। क्लियर है ना। अब हम जानेंगे ये दो म्यूटेशन के बारे में, ठीक है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और इंड्यूस्ड म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है क्या और इंड्यूस्ड म्यूटेशन है क्या। ओके, तो चलिए और इसमें से स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होता क्या तो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन वैसी म्यूटेशन है जो नेचर में, प्राकृतिक में, हमारे जो प्राकृतिक वातावरण है, पर्यावरण है, इसमें से जो घटना घटती है, अचानक पादपों में अचानक परिवर्तन आ जाता है, वह म्यूटेशन ही क्या कहलाता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहलाता है। ओके, अब स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के बारे में तो जानना है ना। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है क्या इसके बारे में जान लीजिए। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन पहला नंबर है आपका स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन स्वतः उत्परिवर्तन।
स्वतः होने वाले उत्परिवर्तन है ये। अब स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन में क्या होती है ये जानना है। तो नेचर में वे म्यूटेशन है, वह म्यूटेशन, पहला पॉइंट, म्यूटेशन जो प्रकृति में अज्ञात कारणों द्वारा, प्रकृति में कभी कभी अज्ञात कारणों द्वारा होते हैं। ठीक है, ये अज्ञात कारणों द्वारा होता है। यह म्यूटेशन इस प्रकार के म्यूटेशन जीवों के लिए हानिकारक होते हैं, परंतु कभी कभी लाभदायक भी होता है। जब लाभदायक होते हैं तब पादप को हाइब्रिडाइजेशन के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है। हो गया। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो है ना, वह म्यूटेशन जो प्रकृति में कभी कभी अज्ञात कारणों द्वारा होते हैं। ठीक है, जैसे अभी बताएंगे अज्ञात कारण क्या है। जैसे तापमान में अधिक आ जाना, मतलब वृद्धि हो जाना, पानी तेज गति से पड़ रही है जिसके कारण पौधे टूट जा रहे हैं, ठीक है, फिर से उठ रहे हैं, इस तरह तिरछा हो जाना, सूर्य की किरण हो गई, रेज, इसमें भी आते हैं, रेज हो गई। उसके बाद फिर क्या है, अज्ञात कारण जैसे कुछ कॉस्मिक रेज जो है वो भी है। अब है इस प्रकार के म्यूटेशन जो जीवों के लिए क्या होते हैं, इस प्रकार के म्यूटेशन जीवों के लिए हानिकारक होते हैं, परंतु कभी कभी लाभदायक भी होता है। जब लाभदायक होते हैं तब पादप को हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। इतना तो तय है ना कि सिलेक्ट कब किया जाता है, जब ये लाभदायक होते हैं तब। अब आपके माइंड में आता होगा कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का फैक्टर क्या है। ठीक है, ये भी लिख लीजिए, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का फैक्टर, फैक्टर ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, फैक्टर ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। क्या है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का फैक्टर, ये नोट में लिखिएगा। तो म्यूटेशन का फैक्टर है टेम्परेचर, तापमान, दूसरा चोट, किसी भी प्रकार का हो गया चोट, तीसरा कॉस्मिक रेज, विकिरण आदि। ठीक है, ये सब क्या है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का फैक्टर, कारक। यही सब प्रकृति में घटना घटाते हैं। ओके, तो
आज बस इतना ही रखते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप कृपया हमारे क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, म्यूटेशन का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, म्यूटेशन के सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कहां के रहने वाले थे? तीसरा क्वेश्चन है, म्यूटेशन का सिद्धांत कब प्रस्तावित हुआ था? ठीक है। म्यूटेशन, चौथा क्वेश्चन है, म्यूटेशन कितने प्रकार के हैं? ठीक है। प्रकृति में होने वाले, पांचवा क्वेश्चन, प्रकृति में होने वाले म्यूटेशन क्या है, कौन सा है? ठीक है। बस ये पांचवा क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लीजिएगा। प्रकृति के कारणों द्वारा होने वाले म्यूटेशन कौन सा है, उसका नाम लिखना है। ओके, बस ये 5 क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में फटाफट से दे दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।